नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीकली रिवीजन क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके जीएस एवं करंट अफेयर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे। यह दो डोमिनियन को तय करना था कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ व एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। देश को दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, या इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। तो दोस्तों, यह डेट तो आप याद रखिएगा, इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। इसके अलावा यह दोनों कथन भी सत्य हैं। देश को दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा, और वह दो डोमिनियन यह तय करना था उन्हें कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ एवं एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे, लेकिन दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे। यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैलाना द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ओरछा, ओमकालेश्वर, मांडू या पन्ना। तो दोस्तों, यह चारों ऑप्शन मध्य प्रदेश से दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा सैलाना द्वीप ओमकालेश्वर में स्थित है, और ओमकालेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा सैलाना द्वीप नर्मदा नदी का एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा भीम बेटिका की गुफाएं रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेघालय की जयंतिया जनजाति के द्वारा वेद बेहदीन खलम नामक त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे तेजस्विन शंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा तेजस्विन शंकर का संबंध ट्रैक एवं फील्ड इवेंट से है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो दोस्तों, यही कथन असत्य है। इसके अलावा देखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, यह कथन भी सत्य है। इसने मुसलमानों के एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, यह कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था। अगला प्रश्न है, रुपए के संबंध में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन है, रुपए सभी भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, यह कथन सत्य है। 26 मार्च 2012 को इसे लॉन्च किया गया था, यह भी सत्य है। इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया था, यह कथन असत्य है। इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। फिर है ऑप्शन, यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा एवं भुगतान सेवा है, तो यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और पूछा जाए अगर कहाँ की थी, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है? तो याद रखिएगा चीन देश दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंबुबाची मेला असम में मनाया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्व उत्तर का कुंभ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंबुबाची मेला को ही पूर्व उत्तर का कुंभ कहा जाता है, जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, या मध्य प्रदेश राज्य कब बना था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना था। इसके अलावा याद रखिएगा 1 नवंबर
2000 को मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को। या फिर मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपनाता है, तो याद रखिएगा चीन एक दलीय प्रणाली अपनाता है। इसके अलावा अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाता है तो भारत बहुदलीय प्रणाली को अपनाता है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है, ऑप्शन है अरावली, कुल्लुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश। तो याद रखिएगा कुल्लुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश यह तीनों हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंग हैं, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला एक अलग पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा याद रखिएगा अरावली को ही दिल्ली की पहाड़ी या दिल्ली के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां होती है, तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट पर अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो याद रखिएगा सबसे पहले 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी, इसके बाद मेरठ छावनी, फिर तीसरे नंबर पे आता है दिल्ली, और चौथे नंबर पर झांसी तक 1857 का विद्रोह पहुंचा था। तो इसका सही क्रम होगा बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली एवं झांसी, 4 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों वन रोपण प्रक्रिया का मतलब होता है वनों को लगाना या पेड़ लगाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, पेड़ लगाना। अगला प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, या पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में हमारी मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो याद रखिएगा अधिकतर सब्जियां एवं फल जायद के मौसम में उगाए जाते हैं, और इसका सही जवाब होगा तरबूज। तरबूज के अलावा खरबूज, खीरा आदि आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1921 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था, तो याद रखिएगा बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा स्थित था, तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी के करीब स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दोस्तों दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा, या दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो याद रखिएगा भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का यूनियन या राज्यों का एक संघ माना गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, लाल नदी या रेड रिवर किस देश में बहती है? तो याद रखिएगा लाल नदी बहती है वियतनाम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। और अगर आपसे ब्रह्मपुत्र का पूछा जाए तो याद रखिएगा जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो आप सभी जानते होंगे पीसा की मीनार इटली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत में 2510 किलोमीटर प्रवाह करती है गंगा नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कुल 916 किलोमीटर प्रवाह करती है, तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी, जो कि भारत में 2510 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? तो याद रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी आप सभी जानते होंगे गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है गंगा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है, याद रखिएगा। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई। अगला प्रश्न है, जोहिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जोहिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, और लद्दाख का कारगिल जिला जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। वहीं पद्मा को गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, एवं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है बुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे नेरी के नाम से जाना जाता है कहां स्थित है? तो याद रखिएगा नेरी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो दोस्तों याद रखिएगा वनों का सर्वोच्च प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु के अंतर्गत आता है या तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? तो याद रखिएगा अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा अर्जमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था।
अगला प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम था वज्र प्रहार कहां पर संपन्न हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ था, जो कि भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास था। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला ने पदभार संभाला है, आदिल सुमरीवाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो याद रखिएगा, नागालैंड राज्य को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ब्लॉक नोट्स के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने कहां 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा, डेबिट कार्ड बाजार में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का मंडला जिला पहले आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मंडला जिला मध्य प्रदेश का जिला है जो कि आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। अगला प्रश्न है, यूईएफए लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यूईएफए लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है मनीषा कल्याण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल के दर्जा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह पहल शुरू की है उत्तराखंड राज्य ने, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल। अगला प्रश्न है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों याद रखिएगा, साइमन सलील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो दोस्तों यह भुगतान किया गया है एयरटेल कंपनी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, एयरटेल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो दोस्तों ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है दादा भाई नौरोजी के घर को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विलियम रूटो केनिया के राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यह बैठक हुई थी बैंकॉक में आयोजित। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां पर विकसित हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो याद रखिएगा, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है रतन टाटा जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, रतन टाटा। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और इनकी जीवनी जिसका नाम है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन संगरूर में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला लीग 2022 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत कितने प्रतिशत एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 20% एथेनॉल के साथ भारत पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निर्देशकों को पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 निर्देशकों को नियुक्त किया गया है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में। अगला प्रश्न है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, राकेश झुनझुनवाला एक निवेशक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश की शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों सबसे पहले तो याद रखिएगा, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है और श्रीलंका सरकार ने चीन के एक शोध जहाज को यहां डॉक करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने किस देश के पहले इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण को पूरा किया है? तो दोस्तों यह इसका सही जवाब होगा, भारत के पहले इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण को पूरा किया है भारत बायोटेक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने श्रीलंका की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो दोस्तों श्रीलंका की नौसेना के लिए भारत सरकार ने डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के वास्तुकार वी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसके अलावा याद रखिएगा, यह राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नोवाक। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट अनुसार वाहन बाजार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वाहन बाजार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को किसने संबोधित किया? तो याद रखिएगा, जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? ऑप्शन है गौतम अदानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, टाइम्स पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में इन सभी को शामिल किया है और यह सभी भारतीय हैं, गौतम अदानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम था बोगा सागर किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है? तो याद रखिएगा, बोगा सागर नौसेना अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश का एक संयुक्त अभ्यास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म महोत्सव 2022 की जूरी में एकमात्र कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल थी? तो याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं, कांस फिल्म महोत्सव 2022 की जूरी में शामिल थी। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रीन भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा कहां शुरू की है? तो याद रखिएगा, अदानी ग्रीन ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत की पहली पवन एवं हाइब्रिड बिजली सुविधा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, चित्रदुर्ग कर्नाटक से किस संगठन ने हाल ही में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी की पहली उड़ान का संचालन किया है? तो दोस्तों यह संचालन किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा को 9 मिनट में पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है पारुल चौधरी, जिन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा को 9 मिनट के समय में पूरा किया है। अगला प्रश्न है, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीकली रिवीजन क्लास, जिसमें हमने जीके जीएस के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारी डेली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।